आज है हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो कि अपनी बेबाक राय के लिए हमेशा जाने जाते हैं। दिग्विजय जी, अगर मैं आपसे अपना पहला सवाल शुरू करूं, पूरे देश में मीडिया में और तमाम बीजेपी जो लगातार सवाल उठा रही है कि राहुल जी कहां गए, बजट सत्र छोड़ के चले गए। यहां तक कि आपने भी सवाल उठाए थे, आपके पार्टी में लोगों ने सवाल उठाए थे। इतने लंबे वक्त तक बाहर रहे, अब क्या माना जाए कि जो रैली आप लोग करने जा रहे हैं वो उनका रिलॉन्च है? क्या नई दिशा या दशा देंगे वो पार्टी को? पहली बात तो यह कि बीजेपी को मालूम था वो कहां है, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी है। वो प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी कि वो कहां है। केवल एक ये माहौल बनाने में लगे हुए थे, कहां गए, कैसे है, कहां है, ये केवल माहौल बनाने में थे। इतना जरूर है, मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि उनको जाने का हक है, अधिकार है, कहीं भी जाएं। थोड़ा टाइमिंग कुड हैव बीन बेटर, ये मैंने कहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई काम रुका हो। माना यह जाता है कि आप उनके करीबियों में से हैं, यहां तक कहने वाले ये भी कहते हैं कि आप उनके राजनीतिक गुरु हैं। क्या आपको पता था कि वो इतना लंबा गए और कहां गए? पहली बात तो यह कि मैं राजनीतिक गुरु उनका कतई नहीं हूं और उनको किसी राजनीतिक गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके उतना ही निकट हूं जितना कि देश में अन्य कांग्रेस जन उनके निकट हैं, और मैं उनकी क्षमता और उस बात पर विश्वास करता हूं कि वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लीडर हो सकते हैं, जो सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं लेकिन राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। ऐसा व्यक्ति ही इस देश को सही दिशा दे सकता है। बजट सत्र के दौरान नहीं थे, भूमि अधिग्रहण बिल जैसा मुद्दा जिसको लेके वो काफी इंटरेस्ट शो करते रहे, पहले भी भट्टा परसौर और तमाम जगह पे। उनके बिना जो है पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। सोनिया जी से जितनी कोशिश हुई उन्होंने की, पर आपको लगता नहीं कि उस दौरान उनको वहां पर होना चाहिए था? और कम से कम ये एक ऐसा मौका था कि वो दिखा सकते थे पूरे देश में कि हां वो मौजूद हैं, और पार्टी में जो कहा जा रहा था कि नाराज होके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम का मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, सोनिया जी ने उठाया था, और उनकी अनुपस्थिति में सोनिया जी ने 14 राजनीतिक दलों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने गई, और एक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सभाएं लेकर माहौल बनाया, और उसकी रैली जो कल हो रही है उसका वो प्रतिफल है। तमाम विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों या शीला दीक्षित जी, वो जो बात चलती रही, आप भी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता लगातार इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि राहुल जी के हाथ में कमान सौंप देनी चाहिए, पर विरोधाभासी बयान है। ऐसा लगता नहीं कि पूरी पार्टी इस बारे में एकमत है या एक राय है? अमरिंदर सिंह जी ने और संदीप दीक्षित जी ने, शीला जी ने क्या कहा है? यही तो कहा है कि सबको सोनिया जी में विश्वास है। अविश्वास किसको है? उन्होंने क्या गलत कहा है? जहां तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी की क्षमता और राहुल जी के उनका जो व्यक्तित्व है वो तो तब मालूम पड़ेगा जबकि वो पद संभालेंगे। तो राहुल गांधी जी की क्षमता के बारे में पहले से ही आंकलन कैसे कर लिया जाए? उनको अवसर मिलेगा, और उसको अवसर मिलने के बाद वो सफल होते हैं असफल होते हैं, समय बताएगा। तो क्या आपको लगता है कि सोनिया जी को बैक सीट पे आ जाना चाहिए? सोनिया जी तो लीडर रहेंगी ही, उनको बैक सीट या फ्रंट सीट का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। पर अगर राहुल जी प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ऐसे में सोनिया जी की क्या भूमिका होगी? सोनिया जी यूपीए के अध्यक्ष हैं और रहेंगी। पर यूपीए तो अब कुछ बचा नहीं है सच अगर देखा जाए। आज भी है। फिर से अगर मैं आता हूं भूमि अधिग्रहण बिल पे, तमाम बीजेपी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि बातचीत हो, इस पे जो भी बदलाव करने हैं वो किए जाए, पर अब आपकी पार्टी खासी एग्रेसिव नजर आ रही है। पूरा सत्र निकल गया, आधा सत्र और बाकी है। कल अहमद पटेल जी ने, आनंद शर्मा जी ने तमाम बयान दिए, सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट किया। तो क्या लगता है कि भूमि अधिग्रहण बिल बातचीत करके भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? अगर निकालना था रास्ता तो अध्यादेश क्यों लाए? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही थी? अगर आपको चर्चा करना ही था तो अध्यादेश जारी करने के पहले करना चाहिए था। जब आपने अपने आप निर्णय ले लिया तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? आप एक चीज और देखी जा रही है दिग्विजय जी, इसे क्या माना जाए कि आपकी जबान फिसल जाती है, या क्या वजह है कि आप मीडिया में
कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जैसे ओसामा जी वाला प्रकरण एक तरह से अभी शांत हुआ था, फिर आपने कल मसर्रत साहब, गिलानी साहब की बात कर दी। अगर आपका मीडिया व्यंग नहीं समझता है तो इसमें मेरा दोष है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो आप उसको देते नहीं है, केवल उतना निकाल लेते। कल भी मैंने जो बात कही, मैंने कहा है कि ये हमारे मुशर्रफ आलम साहब और गिलानी साहब पाकिस्तान का झंडा लेकर और हमारी धरती पर ही खिलाफ बोल रहे हैं, और सरकार हमारी उनको हाउस अरेस्ट कर रही है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? तो देशद्रोह का मुकदमा की बात कोई नहीं करेगा। ओसामा साहब क्यों कहा? अरे भाई, व्यंग आप, अगर मीडिया इतना कमजोर हो गया है और इतना नीचे चला गया है कि वो व्यंग भी नहीं समझता है, तो मुझे इस बात का दुख है। चलिए, हम मानते हैं कि आपने व्यंग किया होगा। अब अगर जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें, पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जो है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के जो कोर आइडियोलॉजी है वो, उसमें उत्तर दक्षिण का फर्क है। दोनों में विरोधाभास है, और ये विरोधाभास के बावजूद उन्होंने सत्ता के लिए सरकार में गठबंधन बनाया है, तो ये सब तो होना स्वाभाविक है। जनता परिवार फिर से एक बार साथ हुआ है, क्या लगता है आपको? कोई भविष्य नजर आता है इसका? मैं स्वागत करता हूं उनका, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखने वाली पार्टियां, सबको एक होना चाहिए। इसलिए जनता परिवार को एक होना एक अच्छा लक्षण है, और मैं तो कांग्रेस के भी सभी लोगों से कहता हूं कि आप सब लोगों को भी एक हो जाना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस में कौन अलग है? शरद पवार साहब अलग हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। उन सबको वापस लौटना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। पर ये फिलहाल जो जनता परिवार है, क्या इसके साथ कोई बातचीत हो सकती है, या कोई गठबंधन, कोई एडजस्टमेंट बन सकता है? ये सारे निर्णय तो कांग्रेस अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बिहार और यूपी के जो है वो तय करेंगे। इसलिए इस विचारधारा के खिलाफ तो सबको एक होना ही चाहिए। बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। साफ तौर पे कहा कि स्कैम वाली सरकार थी, अब वो दिन विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं और तमाम बड़ी बातें हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा, कई अच्छी डील्स भी हुई। साफ तौर पे कहा कि स्कैम वाली सरकार थी, अब वो दिन गए। आपकी पार्टी ने उसके बदले में कहा किसी भी प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए। वहां वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं। और जब देश का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति करता है तो वो देश के बारे में बात करता है, पार्टी के बारे में बात नहीं करता है। माननीय मोदी जी, आपने कनाडा में जाकर जिस प्रकार का एक भाषण गलत तथ्यों के आधार पर दिया है, गलत आंकड़े दिए हैं। क्या गलत आंकड़े दिए? कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए हमने जमा करा दिए, बिल्कुल गलत आंकड़ा है। आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं, फाइनेंस कमेटी मिनिस्ट्री कहती है कि 74% जनधन के खातों में एक पैसा जमा नहीं है। कौन से 14,000 करोड़ कहां जमा हो गए? ये केवल भाषणबाजी और झूठ बोलकर ही उन्होंने अपना माहौल बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो है ग्लोबल स्थिति वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि बराक ओबामा तक जो है वो तारीफ कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की। एक बात मैं आपको बताऊं, चाइना का बताया गया था कि चाइना के जो राष्ट्र अध्यक्ष आए हैं वो हमको इतना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां हुआ? जापान गए थे, जापान में कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे। जो जापान का इन्वेस्टमेंट पहले से था वही है। और जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे तो हमारे रक्षा मंत्री जी गोवा में मछली खरीद रहे थे। तो पूरे मंत्रिमंडल के मंत्रियों का तो अवमानना हो ही चुकी है, अवमूल्यन हो चुका है। केवल एक व्यक्ति की सरकार है, मोदी जी की सरकार चल रही है, बाकी मंत्रियों का कोई बात ही नहीं है। विदेश में जाते हैं, सुषमा स्वराज जी बेचारी यहीं रह जाती हैं। आपके तो व्यक्तिगत संबंध होंगे राजनीति से अलग, क्या इस तरह की बातें कोई बातचीत में कभी कोई बताता भी है? कई लोगों से मेरी बातचीत है, संबंध भी है, लेकिन जो बातचीत होती है वो प्रेस में थोड़ी देने की होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का,
ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हम करेंगे दिग्विजय जी के साथ। व्यापम घोटाले को लेकर आपने तमाम तथ्य पेश किए, व्यापम घोटाले को लेकर आपने तमाम तथ्य पेश किए, तमाम बातें सीधे मुख्यमंत्री को लपेटा, पर कुछ न्यायालय में आपने इतने सबूत पेश किए, कुछ नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि आप प्रधानमंत्री को भी आपने कई तथ्य दिए। ये सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, जिसमें 1800 से ज्यादा लोग तो गिरफ्तार हो चुके और अधिकांश युवा हैं, छात्र हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और एसटीएफ कहता है कि अभी हमको 800 लोगों को और गिरफ्तार करना है। इतने बड़े घोटाले को की जांच क्या ये सीबीआई को नहीं सौंपा जाना चाहिए था? ये भी एक अजीब सी बात है कि न्यायपालिका के मार्गदर्शन में एसटीएफ काम कर रही है। एसटीएफ महामहिम राज्यपाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन हाईकोर्ट माननीय न्यायालय उस एफआईआर को स्टे कर देती है। तो हो क्या रहा है? महामहिम राज्यपाल रामनरेश यादव जी हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ प्रमाण है और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ की गई है तो वो तो आपकी पार्टी के रहे हैं रामनरेश जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी उनके खिलाफ अगर आपने एफआईआर दर्ज की है तो फिर उसको स्टे करने की आवश्यकता क्या है? तो क्या आपको लगता है कि कोई बातचीत आपस में हो गई है, कोई समझौता हो गया है? मैं बड़ा इस मामले में मुझे भरोसा नहीं होता कि न्यायपालिका भी इस प्रकार से कुछ कर सकती है। पर आपने तो प्रधानमंत्री को भी तथ्य पेश किए थे। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कहां करते हैं? वो कहते तो थे कि मैं खाना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लोग खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो माना जाए कि प्रधानमंत्री भी पूरी तौर पे उनके वहां से भी कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई इस मुद्दे पर? देखिए, वो हमको उनसे उम्मीद भी नहीं है। हम तो केवल ये बताने गए थे कि आपके राज्य में खूब पैसा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ करना चाहिए तो करें, नहीं तो आपकी ही विश्वसनीयता समाप्त होती है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें दिग्विजय जी, तो जिस तरह से आप पार्टी की इतनी पूर्ण बहुमत की इतनी जबरदस्त सरकार बनी, उसके बाद आपस में योगेंद्र यादव बाहर कर दिए गए, प्रशांत भूषण बाहर कर दिए गए, तमाम जो सब चीजें चल रही, क्या लगता है आपको, क्या भविष्य नजर आता है? आप पार्टी जो है एक ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी के आधार पर कोई पार्टी का गठन नहीं हुआ है, इसलिए ये कहां जाएगी, कैसे जाएगी, किस दिशा में जाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। तो आपको इतनी जबरदस्त बहुमत के बाद भी आपको ये नहीं लगता कि किस दिशा में जाएगी? 5 साल सरकार चलेगी, आप तो इतने भविष्यवक्ता हैं। चलना चाहिए, जनता ने 5 साल के लिए चुना है, इनके वादे जो किए हैं उनको वादों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने